पिछले पार्ट में हमने ये जाना था कि पृथ्वी एक आग के गोले से नीले ग्रह के रूप में कैसे तब्दील हुई थी और उसमें जीवन का पहला बीज कैसे पनपा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि पृथ्वी पर सैकड़ों जीव जंतुओं के साथ डायनासोर्स का जन्म कैसे हुआ और उनके अंत के पीछे क्या मुख्य कारण था, क्योंकि डायनासोर्स के अंत से ही इंसान की उत्पत्ति की कहानी जुड़ी हुई है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। डायनासोर्स की उत्पत्ति और अंत। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक मछली से शुरू हुआ विकास क्रम डायनासोर्स की उत्पत्ति तक पहुंच चुका था, जिसकी सैकड़ों प्रजातियां धरती पर निवास करती थीं। कुछ डायनासोर्स शाकाहारी थे, तो वहीं कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां पूरी तरह से मांसाहारी थीं। इन विभिन्न प्रजातियों के डायनासोर्स में कुछ जमीन पर चलते थे, तो कुछ आसमान में भी उड़ते थे। उस समय धरती पर सबसे विशालकाय जीव के रूप में डायनासोर का ही राज चलता था, जिससे जीवों की हर विकसित प्रजाति खौफ खाती थी। लेकिन धरती पर अपनी दहशत के दम पर राज करने वाले डायनासोर्स के अंत की कहानी 10 करोड़ साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिससे हर कोई अनजान था। सुदूर अंतरिक्ष में एक चट्टान घूमते हुए सूर्य की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके रास्ते में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट आ गई। उस एस्टेरॉयड बेल्ट में सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी चट्टानें और उल्कापिंड घूम रहे थे, जिसमें से एक विशालकाय उल्कापिंड के साथ उस छोटी सी चट्टान की टक्कर हो गई। उस टक्कर की वजह से चट्टान का सफर तो वहीं पर खत्म हो गया, लेकिन विशालकाय उल्कापिंड अपने रास्ते से भटक गया। अब वह उल्कापिंड एस्टेरॉयड बेल्ट में चक्कर लगाने के बजाय उससे बाहर निकलकर धरती की तरफ बढ़ने लगा था, और चट्टान से टक्कर की वजह से उसकी रफ्तार भी बहुत तेज हो गई थी। एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलने के बाद उल्कापिंड 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके रास्ते में चंद्रमा भी मौजूद था। आमतौर पर धरती की तरफ बढ़ रहे बहुत से उल्कापिंड और चट्टानें चंद्रमा से टकरा जाती हैं, लेकिन उस उल्कापिंड की रफ्तार और आकार इतना बड़ा था कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ खींच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वह उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ता चला गया। वहीं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना तेज था कि उल्कापिंड जैसे जैसे उसके नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे पृथ्वी उसे अपनी तरफ तेजी से खींचने का काम कर रही थी। आमतौर पर जब कोई छोटे आकार का उल्कापिंड या चट्टान धरती के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण उनमें आग लगकर विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली कोई भी छोटी वस्तु जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही खत्म हो जाती है। हालांकि उस विशालकाय उल्कापिंड पर पृथ्वी का यह नियम काम नहीं किया। 22,000 मील की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा उल्कापिंड जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के संपर्क में आया, तो उसकी रफ्तार 70,000 मील प्रति घंटा हो गई थी। इस रफ्तार के साथ जब उस उल्कापिंड ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो तेज घर्षण के कारण यह एक विशालकाय आग के गोले में तब्दील हो गया था। वह जलता हुआ उल्कापिंड धरती पर भयानक तबाही मचाने के मकसद से जमीन की तरफ बढ़ने लगा, और उसने सिर्फ 4 मिनट के अंदर अटलांटिक महासागर को पार कर दिया था। अटलांटिक महासागर पार करने के बाद वह उल्कापिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास धरती से जा टकराया, जिसकी वजह से धरती पर एकाएक सब कुछ तब्दील हो गया। पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे उल्कापिंड की रेडिएशन इतनी तेज थी कि उसे आसमान से आते हुए देखने पर ही डायनासोर समेत कई जीव पूरी तरह से अंधे हो गए थे। ऐसे में जैसे ही उल्कापिंड धरती से टकराया, उससे निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन के कारण 800 किलोमीटर के दायरे में मौजूद डायनासोर्स, जीव जंतु और पेड़ पौधे पल भर में जलकर खाक हो गए। जिस जगह पर वह उल्कापिंड धरती से टकराया, वहां पर 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़े गड्ढे का निर्माण हो चुका था। उस विस्फोट से निर्मित हुए गड्ढे की धूल, मिट्टी और पत्थर हवा में कई किलोमीटर ऊपर आसमान में चले गए और पृथ्वी के चारों तरफ एक भयानक बादल का निर्माण कर दिया। उल्कापिंड के विस्फोट और उससे निकलने वाली रेडिएशन की वजह से 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और डायनासोर्स की प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लेकिन उस दायरे के बाहर अभी भी डायनासोर्स की प्रजातियां जीवित बचने में कामयाब हो गई थी। हालांकि उल्कापिंड के धरती के टकराव की वजह से पैदा हुए कंपन और रेडिएशन का असर उन डायनासोर्स और जीवों पर भी पड़ने वाला था, जो विस्फोट की जगह से काफी दूर मौजूद थे। दरअसल विस्फोट के लगभग 16 मिनट बाद पृथ्वी पर जोरदार भूकंप के झटके आने लगे, क्योंकि उल्कापिंड की टक्कर की वजह से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स पूरी तरह से हिल चुकी थी।
उस दौरान धरती पर 11.1 गति की तीव्रता वाला भूकंप आ रहा था, जिसकी वजह से समुद्री लहरों में उछाल आने लगा। जमीन बुरी तरह से कांपने लगी और परिणाम स्वरूप पृथ्वी के कई इलाके जलमग्न हो गए। समुद्री तूफान की वजह से आसपास रहने वाले कई स्थलीय जीव पल भर में खत्म हो गए। लेकिन ये तो प्रलय की सिर्फ शुरुआत मात्र ही थी। डायनासोर्स की उड़ने वाली प्रजातियां और विस्फोट स्थल से दूर मौजूद डायनासोर्स किसी तरह जिंदा तो थे, लेकिन वह भूकंप के झटकों और विभिन्न परिवर्तनों को महसूस कर पा रहे थे। विस्फोट के लगभग 40 मिनट बाद धरती पर एकाएक आग के गोलों की बरसात होने लगी, जिसके हमले से ना तो उड़ने वाले डायनासोर्स बच पाए और न ही दूसरे जीव। दरअसल उन आग के गोलों का निर्माण विस्फोट से बने गड्ढे की वजह से हुआ था, जो आसमान में कई किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और वापस धरती की तरफ आते हुए वायुमंडलीय घर्षण के कारण उन पत्थरों में आग लग गई। जब आग की यह चट्टानें धरती पर पड़ी तो उनके हमले से उड़ने वाले डायनासोर्स का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उड़ने वाले डायनासोर्स खुद को भूकंप के झटकों से बचाने के लिए हवा में तो उड़ सकते थे, लेकिन उनके पास आसमान से बरसने वाले आग के गोलों से बचने का कोई विकल्प मौजूद नहीं था। डायनासोर्स खुद को बचाने के लिए धरती के किसी भी हिस्से में छिप नहीं सकते थे, क्योंकि पृथ्वी के हर भाग में तेज भूकंप की स्थिति बनी हुई थी। डायनासोर्स के अलावा उस उल्कापिंड के विस्फोट की वजह से कई स्थलीय और जलीय जीवों की प्रजातियां भी समाप्त हो गई थीं, जबकि पेड़ पौधे और जंगलों पर भी बुरा असर पड़ा था। उल्कापिंड के धरती से टकराने के लगभग 90 मिनट बाद पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक धूल के एक विशालकाय बवंडर का निर्माण हो गया था, जिसके लिए विस्फोट से उठी भूकंपीय तरंगें जिम्मेदार थीं। धूल का यह तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जिसके रास्ते में आने वाली हर चीज और जीव का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से मिट गया था। पृथ्वी पर भूकंपीय झटकों की वजह से ज्वालामुखी भी सक्रिय हो गए थे, जिसकी वजह से उनमें भी भयानक विस्फोट होने लगा था। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली धूल, राख और गैसों ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रदूषण की एक मोटी चादर का निर्माण कर दिया था, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी का धरती तक पहुंच पाना असंभव हो गया था। प्रदूषण की इस मोटी चादर की वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया था, जिसे विकसित होने में करोड़ों साल का समय लगा था। उल्कापिंड की टक्कर, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से निकलने वाला लावा और रेडिएशन की वजह से पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा था, जो 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस तापमान में किसी भी जीव का ज्यादा समय तक जिंदा बच पाना नामुमकिन था। इसलिए जमीन पर रहने वाले विशालकाय जीव एक के बाद एक दम तोड़ने लगे। पृथ्वी पर भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे, क्योंकि पृथ्वी पर फैले विनाश के साथ पेड़ पौधे और जंगल नष्ट हो चुके थे और जीव जंतुओं के पास अपना पेट भरने के लिए कोई साधन नहीं था। उल्कापिंड के धरती से टकराने से डायनासोर समेत जीवों की लगभग आधी से ज्यादा प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और सिर्फ 5% जीवों की आबादी ही अस्तित्व में थी। वहीं धरती का तापमान भी सामान्य से कई गुना बढ़ चुका था, लेकिन जीवन की विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी धरती पर अब भी जीवन मौजूद था, जिसे स्तनधारी जीवों यानी कि मैमल्स के रूप में जाना जाता है। यह स्तनधारी जीव जमीन के अंदर निवास करते थे, क्योंकि विशालकाय आकार वाले मांसाहारी डायनासोर्स और दूसरे जीव उन्हें अपना भोजन बना लेते थे। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए स्तनधारी जीव जमीन में गड्ढा करके कई किलोमीटर नीचे अंदर निवास करते थे, ताकि उनको स्थलीय जीवों के आक्रमण का सामना न करना पड़े। जमीन के अंदर निवास करने की वजह से ही जब उल्कापिंड की पृथ्वी से टक्कर हुई थी, तो उससे निकलने वाली रेडिएशन, चमक और आग के गोलों के हमले से स्तनधारी जीव पूरी तरह से सुरक्षित बच गए थे। हालांकि भूकंपीय झटकों की वजह से उन्हें जमीन पर ऊपर आना पड़ा, लेकिन तब तक स्थिति उनके लिए सामान्य हो चुकी थी। स्तनधारी जीवों पर हमला करने के लिए अब कोई विशालकाय जीव धरती पर मौजूद नहीं था। हालांकि उन्हें भी भुखमरी और प्रदूषण के अंधकार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये वही स्तनधारी जीव थे जिन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मृत पड़े जीवों के शवों से मांस खाया, समुद्र के नमकीन जल को ग्रहण किया और बदलते परिवेश के साथ अपने शारीरिक अंगों में परिवर्तन करते चले गए। कुछ सालों तक अंधकार में रहने के बाद आखिरकार आसमान में मौजूद प्रदूषण की मोटी चादर हटने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर सूर्य की रोशनी का आगमन हुआ। पृथ्वी पर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। ज्वालामुखी शांत हो चुके थे, समुद्रों की लहरें काबू में थी और तापमान में भी गिरावट आ रही थी। पृथ्वी पर एक बार फिर पेड़ पौधे उगने लगे थे, जिसकी वजह से भोजन की कमी खत्म होने लगी और जीवों की 5% आबादी में
धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। इस तरह आज से तकरीबन 5.5 करोड़ साल पहले स्तनधारी जीवों से विकसित एक प्रजाति अस्तित्व में आई, जो दिखने में काफी हद तक बंदर की तरह लगते थे और उनकी आंखें सिर के ऊपरी भाग में मौजूद थीं। उस जीव के दिमाग में फोरेमन मैग्नम नामक छोटे से छेद में बदलाव आ रहा था, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। ऐसे में दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद फोरेमन मैग्नम बदलते समय के साथ सेंटर की तरफ आ गया था, जिसकी वजह से उस जीव की प्रजाति अब 2 पैरों पर खड़े होने लायक विकसित हो चुकी थी। यही प्रजातियां आगे चलकर इंसानों के पूर्वज कहलाने वाले थे, जिन्होंने बदलते प्राकृतिक परिवेश के कारण खुद में बदलाव को महसूस किया और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी शारीरिक आकृति में बदलाव करते चले गए। किसी भी प्राणी के बदलने या उसके शारीरिक ढांचे में परिवर्तन होने के लिए उनका डीएनए जिम्मेदार होता है, जो परिवेश के कारण बदलता रहता है। इस बदलाव के कारण ही लाखों सालों से जीव जंतुओं की शारीरिक आकृति और बनावट में परिवर्तन संभव हो पाए हैं और पृथ्वी में प्रलय की स्थिति आने के बावजूद भी 5% जीवों की संख्या दोबारा से सैकड़ों की प्रजातियों में विकसित हो पाई है। अगर इतिहास को देखा जाए तो बंदरों को इंसान का पूर्वज माना जाता है, जिसकी शारीरिक आकृति में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन आए और वह आदि मानव से विकसित मानव तक का सफर तय कर पाया। लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इंसानी शरीर प्राप्त करने से इस शरीर को कई तरह के विकास क्रमों से गुजरना पड़ा था। यह प्रकृति का नियम है कि किसी भी नई चीज की शुरुआत के लिए पुरानी चीज का अंत होना बेहद जरूरी है, वरना नई चीज को निर्मित होने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। अगर पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत ही नहीं होता तो इंसान समेत विभिन्न जीव जंतुओं और अन्य प्रजातियां अस्तित्व में ही नहीं आ पाती और पृथ्वी पर सालों साल डायनासोर्स का राज चलता रहता। जाहिर सी बात है कि किसी भी परिवर्तन को देखने या उसे महसूस करने के लिए किसी भी जीव या इंसान का लंबे समय तक जीवित रहना जरूरी है। लेकिन इस धरती पर कोई भी अमर होने का वरदान लेकर नहीं आया है, इसलिए धरती पर जो कुछ भी घटित हुआ या जानवरों के आकार में परिवर्तन आए, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देखने के लिए नहीं मिले होंगे। तो आखिर कैसे बंदर जैसी प्रजाति ने खुद को 2 पैरों पर खड़े करने लायक बनाया होगा और कैसे उनके अंदर समझ विकसित हुई होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वीडियो का तीसरा भाग देखना होगा। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि डायनासोर्स की उत्पत्ति और उनके विनाश के पीछे असल वजह क्या थी। यकीनन उल्कापिंड से हुए विनाश की वजह से डायनासोर्स का अंत हो गया हो, लेकिन इस टकराव को इंसानी जीवन की शुरुआत मानना चाहिए, क्योंकि उल्कापिंड की उस टक्कर ने धरती पर नए युग को शुरू किया था, जिससे विनाशकारी मंजर तो पैदा हुआ, लेकिन बुद्धिमान जीव यानी कि मनुष्य का अस्तित्व भी सामने आया। अगर आप इंसान की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।